मैं नदीम खान और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अपने क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसका आज 9वां लेक्चर है। इट मींस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट प्राइस वर्सेस आपका फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर अभी तक इससे पहले 8 वीडियो लेक्चर इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में बनाए जा चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद ही इसे देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी क्लास में बहुत ही इजी वे में और थ्रू द कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास और समझते हैं कि ये कुछ बेसिक जो नेशनल इनकम के जो कुछ बेसिक रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम समझेंगे, इसमें हमने आपको बताया ये 3 टॉपिक हमें कवर करना है। एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम। तो ये 3 टॉपिक को कवर करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ये नेशनल इनकम के जो आपका टॉपिक है जो चैप्टर से उसके वैल्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एक दूसरे की वैल्यू को चेंज करने में बहुत इजी होगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को पहले हम डिफाइन कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इट मींस वो वैल्यू होती है जो एक्स्ट्रा आपके कैपिटल जो कैपिटल स्टॉक होता है उसमें जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जाता है उसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लाइक एज एग्जांपल सपोज दैट मान लीजिए आपका कोई फॉर्म है 50,000 रुपया, उसमें आपका कैपिटल स्टॉक है उस फॉर्म का और आपने उसमें 10,000 रुपीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो वो क्या है, उस फॉर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर जनरली हमें जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है एंड नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो फर्स्ट टाइम इट मींस टोटल ओवरऑल। सपोज दैट आपका कोई फॉर्म है, उस फॉर्म के लिए आपने कोई मशीनरी परचेज की है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट हो सकती है 50,000। सपोज दैट 50,000 अगर उसकी कॉस्ट है तो वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा उस फॉर्म के लिए। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। और इस इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो पहले हमें क्या समझना होगा, पहले हमें समझना होगा कि डिप्रिसिएशन का क्या मतलब है, इसका क्या थॉट है। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है। डिप्रिसिएशन इट मींस मान लीजिए सपोज दैट अभी मैंने बताया कि आपका कोई भी फॉर्म है उसके लिए आपने कोई मशीनरी परचेज की है जिसकी कॉस्ट 50,000 है, तो वो उस मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है। तो लेकिन वो ग्रॉस वैल्यू है और उस मशीनरी की आप समझते हैं ड्यूरेबल गुड्स है तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो चलेगा। तो इसके सपोज दैट मान लेते हैं 10 इयर्स तक उसकी लाइफ होगी। तो आप क्या करेंगे, तो पर ईयर उसका कुछ ना कुछ उस मशीनरी में क्या आएंगे, डिप्रिसिएशन आएंगे। इट मींस हास होगा उस मशीनरी का, उसका कुछ नुकसान होगा। तो सपोज दैट मान लेते हैं अगर ये 50,000 रुपीज आपका ग्रॉस वैल्यू है किसी भी मशीनरी की, तो अगर आपका डिप्रिसिएशन
पर ईयर ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल प्रोडक्शन करने के बाद उस मशीनरी से कुछ उसका डिप्रिसिएशन हुआ होगा। सपोज दैट मान लेते हैं अगर उस मशीनरी की एज 10 इयर्स है तो 5000 पर ईयर उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 45,000 हो जाएगी। तो इस तरह हम, क्योंकि ये नेट, ये आपका डिप्रिसिएशन है ना, क्योंकि 10 इयर्स बाद फिर आपको नई मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी, तो हर साल उस मशीनरी का कुछ न कुछ पार्ट डिप्रिसिएट होता है, कुछ नुकसान होता है, तो उस पार्ट को ही हम, उस नुकसान को, उस हास को ही हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, जो अभी प्रेजेंट टाइम आपकी वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट में, वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है समझने में, और इसमें कोई भी नहीं है। जनरली हमें तो यहाँ समझना है ग्रॉस वैल्यू। ये तो इन्वेस्टमेंट आपका था, आपके बुक में बहुत जगह मिल जाएंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जनरली आपके पास कोई ना कोई बुक्स होगी अवेलेबल, तो उस बुक से पढ़कर कंफ्यूज ना हो। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही ले लिया। तो लेकिन जनरली जो हमें समझना है वो ग्रॉस वैल्यू को समझना है। ग्रॉस वैल्यू इट मींस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट वैल्यू, आपका आंसर आता है। ये हमने समझा ऊपर, तो इसको शॉर्ट में अगर लिखते हैं तो ग्रॉस वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट वैल्यू, ठीक है। तो चूंकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के पर्पज से इसे पढ़ रहे हैं, तो चूंकि हमें पता है कि हमारे नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस वैल्यू इंक्लूड होती है, और नेट वैल्यू भी हम उसमें से पूरे साल में जो प्रोडक्शन हुआ है तो वो ग्रॉस इनकम होगी, फिर उसके बाद में पूरे साल में जो प्रोडक्शन करने में जो हमारा नुकसान हुआ है, डिप्रिसिएशन को जब माइनस करते हैं, जब नेट वैल्यू निकलती है, वो हमारी एग्जैक्ट नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को बताती है। तो इसलिए हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको हम थोड़ा और डिफाइन कर दे तो आप देखेंगे ग्रॉस अपॉन नेट, इट मींस अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना होगा तो हमें डिप्रिसिएशन प्लस करना पड़ जाएगा। ये रहा आपका एक कॉन्सेप्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं भूलेंगे, इसे बहुत इजी तरीके से समझेंगे। आपकी ग्रॉस वैल्यू से जब डिप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है तो आपकी नेट वैल्यू मिलती है, या तो आप ये भी कह सकते हैं ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू, इसको किसी तरह भी लिख सकते हैं, तीन तरीके होते हैं लिखने के। ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये डिप्रिसिएशन को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, एग्जैक्ट एक ही फार्मूला होता है, उसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन होता एक ही है। और जनरली इस सब का मेन थॉट यहाँ पे ग्रॉस से अगर आपको नेट वैल्यू पे जाना है तो आपको डिप्रिसिएशन जो साल भर में पूरे थ्रू आउट द ईयर जो उस प्रोडक्शन में उसका जो डिप्रिसिएशन हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको अगर माइनस करेंगे तब आप उसके नेट वैल्यू पे पहुंचेंगे। और अगर नेट वैल्यू में अगर डिप्रिसिएशन को आप ऐड कर देते हैं तो आप ग्रॉस वैल्यू पे आ जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड अब आते हैं हम अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। तो अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस का सेंस क्या होता है, तो मार्केट प्राइस इट मींस वो प्राइस जिस प्राइस पे आप किसी भी गुड्स को मार्केट में परचेज करते हैं, वो प्राइस उस गुड्स का मार्केट प्राइस कहलाता है। सपोज दैट ये मार्कर है, अगर मैंने इस मार्कर को 50 रुपीज में परचेज किया है, ठीक है, तो ये इसका मार्केट प्राइस पे हमने इसको परचेज किया है 25 रुपीज कॉस्ट इसकी, बट अपनी है तो इसलिए 50 रुपीज बता रहा हूं। सपोज दैट अगर मैंने इसे 50 रुपीज में ही परचेज किया है,
तो इस मार्कर की कॉस्ट जो हुई वो 50 रुपीज हो गई मार्केट वैल्यू। लेकिन फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट इट मींस वो कॉस्ट जो इस मार्कर को बनाने में किसी फॉर्म में आई होगी। इट मींस फॉर्म में इस मार्कर का जब प्रोडक्शन हुआ होगा तो उसको इस मार्कर को बनाने में जो कॉस्ट आई होगी वो इसके फैक्टर कॉस्ट होगी। या तो आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो भी फॉर्म प्रोडक्शन सर्विस लिया होगा, क्योंकि हाउस होल्ड से क्या लेते हैं, फैक्टर सर्विसेज लिए होंगे, उसके एवज में जो भी फॉर्म फैक्टर पेमेंट किया होगा इसके एवज में प्रोडक्शन करने में, वो फैक्टर पेमेंट ही आपका इसका फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। सिंपल लॉजिक है, इसके अलावा इससे सिंपल कुछ भी नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल लॉजिक है। फैक्टर कॉस्ट इट मींस फैक्टर पेमेंट, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब फैक्टर पेमेंट का मतलब इस प्रोडक्शन को करने के लिए, इस गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए फॉर्म ने जो भी पेमेंट किया है, ठीक है, फैक्टर पेमेंट किया, वो इसकी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं हम कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंट क्या है, मतलब इनके बीच में क्या अलग है, क्या किस चीज की कमी है या क्या अलग है, कि कौन सी ऐसी चीज है। तो सपोज दैट अगर किसी भी प्राइस को आप किसी चीज को 50 रुपीज में परचेज करते हैं, किसी चीज को 50 रुपीज में हमने परचेज किया है, तो वो इसकी मार्केट प्राइस है। क्या है? मार्केट प्राइस, जो कि हमने मार्केट से परचेज किया है ना, तो ये मार्केट प्राइस हुई इसकी, ठीक है। और इसका आप कहेंगे इसके साथ लास्ट हमने जो दिया है, जो इसका फैक्टर कॉस्ट रहा होगा 40 रुपीज, सपोज दैट मान लेते 40 रुपीज फैक्टर कॉस्ट रहा होगा, तो जो 10 रुपीज है वो क्या है? वो 10 रुपीज आपका होता है, दो चीजें आप कह सकते हैं, एक तो एनआईटी होता है। एनआईटी इट मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या तो आप ये कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट के साथ जो प्रोड्यूसर उसने अपना प्रॉफिट भी रखा होगा और प्लस गवर्नमेंट के टैक्स होंगे, यही दो चीज ऐड होकर फिर मार्केट प्राइस पे चीजें बेची जाती हैं। लेकिन हम प्रॉफिट को अलग करते हैं, प्रॉफिट को यहां इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हाँ, फैक्टर कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है उसको जोड़ने पे वो उस गुड्स की मार्केट प्राइस हमें फाइंड आउट होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, क्यों हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही इंक्लूड करते हैं, ये एनआईटी से बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब होता है अगर 50 रुपीज का ये है तो हम मान लेते हैं 10 रुपीज आपकी एनआईटी रही है। क्या हो गया? 10 रुपीज आपका एनआईटी रही हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इक्वल टू क्या होता है? एनआईटी। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही हम मार्केट प्राइस से, नो सॉरी, यहां माइनस करते हैं। हम मार्केट प्राइस से एनआईटी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, लेकिन एनआईटी है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही क्यों मार्केट प्राइस से माइनस करते हैं, या सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही क्यों इंक्लूड करते हैं मार्केट प्राइस के लिए फैक्टर कॉस्ट में? वो इसलिए क्योंकि टैक्स तो दो कैटेगरी के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। लेकिन गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स ही सिर्फ इंपल्स होता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो आपके इनकम पे लगता है, तो वो उससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में से, और सब्सिडी वो होती है जो गवर्नमेंट आपको गुड्स और सर्विसेज पे अवेलेबल कराती है। इट मींस गवर्नमेंट के पास जो इनडायरेक्ट टैक्स आता है उसी में से गवर्नमेंट कुछ चीजों पे सब्सिडी भी देती है। जैसे आप जानते हैं डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे वगैरह वगैरह चीजों पे सब्सिडी भी देती, तो उनको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये होता है एनआईटी। तो ये हमारा लॉजिक है। मार्केट, आप इसे क्या कह सकते हैं? मार्केट प्राइस प्लस मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, या
आप क्या कह सकते हैं, मार्केट प्राइस, हमने पहले बताया इस फार्मूले को 3 तरीके से आप लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट था। इसको और इजी वे में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप मार्केट प्राइस, ये हुआ, और यह हुआ आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों को बहुत इजी वे में समझ लेते हैं हम। अगर मार्केट प्राइस में से हम क्या माइनस करें, माइनस एनआईए, एनआईए का मतलब नेट इनडायरेक्ट, एनआईए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी है, सॉरी। हम क्या मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो कहां चले जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। एंड फैक्टर कॉस्ट में अगर हम प्लस एनआईटी कर देते हैं तो हम कहां चले जाएंगे, मार्केट प्राइस पे। तो ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमें नहीं लगता कि अब कोई डाउट रह गया होगा आपको, क्योंकि हमने बहुत इजी वे में आपको समझाया कि सपोज दैट जो भी चीजें आप मार्केट से परचेज करते हो वो आपकी मार्केट प्राइस होती है, लेकिन वो चीज जो कंपनी में प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आई उस पे, वो उसका फैक्टर कॉस्ट होता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच बस फर्क इतना होता है कि उस पे जब वो मार्केट में आता है तो उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कुछ चीजों पे छूट भी देती है, तो उस इनडायरेक्ट टैक्स से हम सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमें एनआईटी मिल जाता है। तो हम अपने मार्केट प्राइस में से एनआईटी को जब माइनस करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाते हैं, और जब फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस करते हैं तो मार्केट प्राइस पे चले जाते हैं। ये रहा सिंपल सा आपका इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के बीच क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट को, नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम को। तो नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। नेशनल इनकम इट मींस वो इनकम जो हमारे कंट्री के लोगों के द्वारा अर्न की गई है, एंड डोमेस्टिक इनकम इट मींस वो इनकम जो हमारे कंट्री के रीजन में जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो ये समझना है कि नेशनल इनकम में हम अपने देश में, हमारे देश के जो भी सिटीजन है, नॉर्मल रेजिडेंट है, उनके अपने देश में जो प्रोडक्शन हुआ है उनकी भी इनकम को, वो भी इनकम कैलकुलेट करते हैं। प्लस वो अगर कहीं अब्रॉड किसी भी कंट्री में जाकर प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो वो इनकम को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बट डोमेस्टिक इनकम में और अपने देश में जो विदेशी हैं उनकी इनकम को अपनी इनकम से माइनस कर देते हैं। इस तरह हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। बट डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करते हैं कि अपने कंट्री के जो रीजन में जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है, वो चाहे इंडियंस के द्वारा हो चाहे फॉरेनर्स के द्वारा हो, वो सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, समझना है। तो इसमें हम बहुत सिंपल वे में आपको डिफाइन कर देते हैं कि एक तो नेशनल इनकम इक्वल टू आपका नेशनल इनकम इक्वल टू जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. It means NFIA, net factor income from abroad. It means वो इनकम जो हमारे देश के लोग बाहर जाके अर्न किए गए उनकी इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, और अपने देश में जो विदेशी उनको इनकम को माइनस करके हम NFIA निकाल लेते हैं। तो NFIA इट मींस ये एक सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। अगर नेशनल इनकम आप इसको समझना ऐसे भी चाहें तो नेशनल इनकम सपोज दैट आपका डोमेस्टिक इनकम मान लीजिए 100 रुपीज है और NFIA आपका 20 रुपीज आ जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे तो आपका नेशनल इनकम 120 रुपीज, इसको कैलकुलेट करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन अभी हमें समझना है NFIA। तो NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है क्या? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू पेड अब्रॉड। ये होता है लॉजिक आपका एनएफआईए का। एनएफआईए का मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो हमारे देश के लोग किसी भी कंट्री में जाके अर्न करते, वो उसमें से हम जो हमारे कंट्री में जो फॉरेनर्स है वो अर्न करते, उनको माइनस करके जो इनकम आती है, नेट वैल्यू आती है, उसे हम एनएफआईए कहते हैं। ये हमने आपको फॉर्मूला भी बताया, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम टू पेड अब्रॉड। तो इस तरह हम निकाल लेते हैं एनएफआईए को, और वो एनएफआईए को अगर हम अपने डोमेस्टिक इनकम के साथ ऐड कर लेते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। ये सिंपल लॉजिक है। तो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें इस एनएफआईए की बार बार जरूरत पड़ेगी। तो एक सिंपल लॉजिक समझ लेंगे हम बस कि नेशनल और होगा आपका सेकेंड होगा डोमेस्टिक। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो बस एनएफआईए का होता है। अगर नेशनल में से आप एनएफआईए माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे एनएफआईए, तो आप कहां चले जाएंगे? डोमेस्टिक पे। और जब डोमेस्टिक में आप एनएफआईए को प्लस कर देंगे तो हम नेशनल पे चले जाते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझना था, क्योंकि हमें बार बार नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आना पड़ेगा और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना पड़ेगा। तो हमें ये सिंपल कॉन्सेप्ट एनएफआईए का यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको बहुत सिंपल वे में हमने आपको डिफाइन किया कि अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आना है तो आप एनएफआईए को माइनस करेंगे, और डोमेस्टिक इनकम से अगर आपको नेशनल इनकम पे जाना है तो आप एनएफआईए को प्लस कर देंगे। और इस लॉजिक के साथ आप बहुत इजीली रूप में डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा आज की क्लास में हमने तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर किया। हमें नहीं लगता कि इन तीनों टॉपिक में अब कोई भी डाउट रह जाएगा आपका। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट में पूछें। हम आपके हर एक क्वेश्चन का बहुत इजीली रूप में आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले नीचे रेड बटन सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।